Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about disposal and consideration. जो फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके बिजनेस में, उनका जिस वक्त डिस्पोजल होता है तो किन सिचुएशंस में हम उसको डिस्पोजल बोलते हैं, और किन सिचुएशन और उन सिचुएशन में फिर उसका कंसिडरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो डिस्पोजल एंड कंसिडरेशन, सबसे पहले तो ये समझ होना चाहिए कि इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किन सिचुएशंस को बोलता है कि एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया। सो एसेट इज ट्रीटेड एज डिस्पोज्ड ऑफ व्हेन पर्सन पार्ट्स विद इट्स ओनरशिप, जब वो उसकी ओनरशिप से अलहदा हो जाए। सोल्ड, एक्सचेंज्ड, ट्रांसफर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। इसमें खास तौर पे याद रखिएगा ये दो पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये भी एक एसेट की डिस्पोजल तस्वर की जाती है। कैंसल, रिडीम, रिलिंक्विश्ड, ये डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात हो रही है। इसमें सेक्शन जो 75 है, ये सिर्फ डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए नहीं है, डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए सिर्फ नहीं है, साथ में ये कैपिटल एसेट्स के लिए भी ये इस्तेमाल होंगी, यही टर्म्स जो है। ट्रांसमिटेड का मतलब ये होता है कि जब किसी एक्ट ऑफ लॉ की वजह से कोई एसेट किसी दूसरे को ट्रांसफर हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक आदमी की डेथ हो गई तो अब जो एसेट उस वरासत के कानून के मुताबिक उनको मिलेगा, तो इसका मतलब वो एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि ट्रांसमिट हुआ। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल ने अपनी जिंदगी में ही कोई एसेट अपने बच्चे या वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो दैट विल बी दैट जो टर्म इस्तेमाल होगी, दैट विल बी द एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड। पुट होली टू प्राइवेट यूज फ्रॉम बिजनेस यूज। सो अगर आपने प्राइवेट यूज में ले गए एसेट को, होली टू प्राइवेट यूज, पार्टली नहीं। अगर पार्टली हो तो हमने वो बिजनेस एसेट की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि वो बिजनेस एसेट ही तस्वर किया जाता है। लेकिन होली टू प्राइवेट यूज, मुकम्मल तौर पे आपके प्राइवेट यूज में चला गया, तो भी ये डिस्पोजल कंसिडर होगा। डिस्कार्डेड और सीज टू बी यूज्ड, ये दो टर्म्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने खास तौर पे याद रखनी है कि इन सिचुएशंस को भी, अगर एसेट डिस्कार्ड हो गया, इस्तेमाल नहीं हो रहा अब, तो भी वो डिस्पोजल कंसिडर होगा, और उसके ऊपर आपको कंसिडरेशन वर्कआउट करके उसका गेन और लॉस निकालना है। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सो जो भी ये हमने अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है कि आप कंसिडरेशन जो एसेट की होती है उसमें से जो अकाउंटिंग की रिटन डाउन वैल्यू है वो आप माइनस कर देते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि कंसिडरेशन उन कवानीन को फॉलो करके फाइंड आउट करनी है जो टैक्स लॉ ने बताए हुए हैं, और इसी तरह रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू भी उन लॉज को फॉलो करके बनानी है जो टैक्स लॉज ने बताए हुए हैं। सो कंसिडरेशन फॉर डिस्पोजल, इसमें से आप माइनस कर देंगे कॉस्ट, और विच इज रिड्यूस्ड बाय इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस, एक्सेलरेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। सो अगर हम इन दो फिगर्स को कंबाइन कर लें तो ये जो वैल्यू बनेगी, तो ये टैक्स पर्पसेस के लिए जो रिटन डाउन वैल्यू बनती है एसेट की, वो बनेगी। सो इससे जो जवाब आएगा, दैट विल बी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। कंसिडरेशन फॉर डिस्पोजल, अब जिस वक्त डिस्पोजल हो गया तो हमें अब ये फाइंड आउट करना है कि कंसिडरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए टैक्स लॉ ने सिंपल कानून ये बताया है कि आप एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू, जो कि एग्जाम में आपको बिल्कुल गिवन होगी, अगर गिवन हो तो इसको कंपेयर करना है आपने जो भी आपको कंसिडरेशन मिली, चाहे वो अमाउंट रिसीव्ड की शक्ल में हो या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन इन काइंड, यानी कोई और एसेट आपको मिल रहा हो या कोई और आइटम मिल रहा हो, इन काइंड कोई कंसिडरेशन हो। और अगर ये दोनों हो तो फिर इन दोनों को प्लस करना होगा, और प्लस करके जो वैल्यू आएगी इसको कंपेयर करेंगे आप फेयर मार्केट वैल्यू के साथ, और जो हायर वैल्यू होगी दैट विल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। अगेन ये जो प्रोविजन है ये सेक्शन 77 की है, और ये डेप्रिसिएबल एसेट्स प्लस कैपिटल एसेट्स दोनों के लिए इस्तेमाल होगी। If asset is lost or destroyed, then consideration shall include compensation, indemnity or damages received from insurance claim, settlement और judicial decision. So अगर आपका एसेट का डिस्पोजल इन रीजंस की वजह से हुआ है कि वो एसेट डिस्ट्रॉय हो गया था या वो ज़ाया हो गया था, तो हो सकता है आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिले उसका, तो वो कंसिडरेशन में ऐड किया जाएगा।
इसी तरह सेटलमेंट, कोई आपका अगर एसेट लेट से आपने परचेज किया, वारंटी में था, लेकिन वो वारंटी क्लेम अब आपको मिल रहा है, तो वो जो भी सेटलमेंट में मिलेगा आपको वो कंसिडरेशन कंसिडर होगा जुडिशियल डिसीजन। और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया आपका और एसेट डिस्ट्रॉय होने की वजह से, जो थर्ड पार्टी है उसके साथ कोई डिस्प्यूट हो गया, तो फिर जो अदालती फैसला होगा उससे भी जो कंसिडरेशन आएगी वो कंसिडर की जाएगी। इफ एसेट अप्लाइड टू पर्सनल यूज, अगर आपने पर्सनल यूज में एसेट ले गए तो ये भी डिस्पोजल है, हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है डिस्पोजल की। तो ऐसी सूरत में जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट है वो उसकी कंसिडरेशन जो है वो अज्यूम की जाएगी। इफ टू और मोर एसेट्स disposed of in single transaction and consideration of each asset is not specified, then total consideration received shall be apportioned on basis of fair market value of each asset at the time of disposal. अगर एक से ज़्यादा assets आपने dispose of किए एक ही transaction में, so if there was an asset 1 and asset 2 but you have disposed it off in a single transaction, ठीक है, सिंगल ट्रांजेक्शन में डिस्पोज ऑफ किया, इसका मतलब कंसिडरेशन जो आपको मिली थी वो कंबाइंड थी। और अब आपको ये नहीं पता कि इस एसेट की कितनी है और इस एसेट की कंसिडरेशन कितनी है। ये अलहदा मालूम इसलिए होना चाहिए क्योंकि इन एसेट्स की आपको कॉस्ट अलहदा से मालूम होगी, ये एसेट अलहदा अलहदा थे और आपको कॉस्ट अलहदा से मालूम होगी, और आपको इनकी रिटर्न डाउन वैल्यू भी अलहदा से मालूम होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि चूंकि इनके ऊपर गेन और लॉस वर्कआउट करना है अलहदा अलहदा, तो आपको डेफिनेटली कंसिडरेशन जो कंबाइंड मिली है उसको इन दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये हम फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे ऑन डेट ऑफ डिस्पोजल, ठीक है जी। सो डिस्पोजल की फेयर मार्केट वैल्यूज, प्रैक्टिकली ये एक बहुत डिबेटेबल इशू हो सकता है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी ऑन दैट डेट, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको क्लियरली मेंशन होती है सवाल में कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ डिस्पोजल जो है वो कितनी है। सो उस बेसिस के ऊपर आप इस कंबाइंड कंसिडरेशन को अपॉर्शन कर देंगे, और जब कंसिडरेशन आ जाएगी कंसिडरेशन 1 और कंसिडरेशन 2, तो आप आसानी से इन एसेट्स के ऊपर अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मुझे गेन हुआ है या लॉस हुआ है। इफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, अगेन मैं ये पहले क्लैरिफाई आपको कर चुका हूँ कि सेक्शन 77 की जो प्रोविजंस हम पढ़ रहे हैं ये डेप्रिसिएबल एसेट्स यानी जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं और आपके कैपिटल एसेट्स उन सब के लिए ये प्रोविजंस यूज होंगी। इफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, यानी एक ऐसे व्हीकल की बात हो रही है जो जिसमें पैसेंजर्स जाते हैं, सामान नहीं जाता, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट करता है, एंड इट इज नॉट प्लाइंग फॉर हायर, मतलब है कि आप उसको किराए पे नहीं चलाते, ठीक है। तो पैसेंजर, फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस के पास कोई कार है जिससे आप स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप देते हैं, तब आप ये प्लाइंग फॉर हायर व्हीकल नहीं है, दिस इज नॉट प्लाइंग फॉर हायर। इसी तरह अगर आपने अपने किसी एम्प्लॉई को परक्विजिट के तौर पे व्हीकल दे दिया कि जिसको वो यूज करेगा, तो ये भी व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर नहीं है। तो इफ द व्हीकल इज नॉट प्लाइंग फॉर हायर, तो इसकी जो कंसिडरेशन एंड इट्स कॉस्ट इज मोर देन 2.5 मिलियन, और जब आपने इस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को खरीदा था तो आपने 2.5 मिलियन से ज्यादा में इसको खरीदा था, लेट्स से 3 मिलियन में, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें कि हमने जो प्रोविजंस पढ़ी थी एक्विजिशन एंड कॉस्ट में, तो एक्विजिशन एंड कॉस्ट में हमने सेक्शन 76 पढ़ा था, और इसमें हमने कहा था कि कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर शैल नॉट एक्सीड 2.5 मिलियन। तो हमने इसकी जो कॉस्ट, चूंकि ये एसेट था 3 मिलियन का, तो हमने इसकी कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड की थी, 2.5 मिलियन। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड चार्ज होगी, वो इसमें से माइनस होगी, और फिर इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बनेगी। और ये जो अब रिटर्न डाउन वैल्यू आई है, जब यही व्हीकल डिस्पोज ऑफ होगा, तो
इसकी जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन लेट्स से वो मिल जाती है आपको 2 मिलियन, ठीक है। नाउ ऑल्दो 2 मिलियन 2.5 मिलियन से कम है, लेकिन चूंकि इस एसेट की कॉस्ट 2 मिलियन से ज्यादा थी एक्चुअली, तो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया था 2.5 मिलियन पे। तो अब टैक्स लॉ ये कहता है कि जब इसी एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करो तो कंसिडरेशन को भी रिड्यूस करो, और उसके लिए फॉर्मूला बताया है हमें, वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि वो क्या है। तो उस फॉर्मूला के मुताबिक आपने इसकी कंसिडरेशन को भी रिड्यूस करना है। तो वो फॉर्मूला क्या है जी? वो फॉर्मूला ये है कि आप एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, जो कि मुझे सवाल में नजर आ रही है कि वो 2 मिलियन है, ये एक्चुअल कंसिडरेशन है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 मिलियन से और डिवाइड करूंगा एक्चुअल कॉस्ट पेड टू एक्वायर द व्हीकल। सो मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 मिलियन से और डिवाइड करूंगा एक्चुअल कॉस्ट जो कि 3 मिलियन थी, ठीक है। सो अब ये जो कैलकुलेशन हमने बनाई, इसका जो आंसर होगा यानी कि 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मिलियन डिवाइड बाय 3 मिलियन, so it is 1.6 or 1.7 million, so it will be 1666667। so ये जो अब जवाब बना है ये ट्रीट किया जाएगा कंसिडरेशन, और इस कंसिडरेशन ये जो भी आपने वर्कआउट की है 167, इसमें से आप माइनस करेंगे ये वाली रिटन डाउन वैल्यू और फिर वर्कआउट करेंगे कि गेन आया या लॉस आया। Next is if consideration for immovable property exceeds its cost, then its consideration received shall be treated as cost. Now again अब consideration के बारे में बात ही हो रही है। देखें ये वाली जो प्रोविजन है ना, ये सेक्शन 22 की है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ये डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए है। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी में दोनों चीजें आती हैं, लैंड भी और बिल्डिंग भी। लैंड तो डेफिनेटली हमें पता है कि ये डेप्रिसिएबल एसेट नहीं होता, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग डेप्रिसिएबल एसेट होता है अगर ये बिजनेस में यूज हो, लेकिन अगर इसका यूज नॉन बिजनेस है, बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिर ये कैपिटल एसेट बन जाता है, ठीक है। तो अब अगर ये लैंड जो है ये भी कैपिटल एसेट है, और बिल्डिंग अगर बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रही तो फिर भी वो कैपिटल एसेट है। तो अब ये वाली जो प्रोविजन है, इफ कंसिडरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स इट्स कॉस्ट, यानी कॉस्ट थी 100, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की लेट से 30, और रिटन डाउन वैल्यू बन गई 70। नाउ अब इसको आपने डिस्पोज ऑफ किया, इस एसेट का डिस्पोजल हो गया। नाउ ये एसेट अगर डिस्पोज ऑफ हो गया तो हमें मालूम करना होगा कि इसकी कंसिडरेशन कितनी है, ठीक है। और कंसिडरेशन के बारे में अब क्या लिखा हुआ है? इफ कंसिडरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीड्स इट्स कॉस्ट, वो कॉस्ट से ज्यादा हो जाए, यानी ये डिस्पोज ऑफ हुआ 150 का, तो अब कंसिडरेशन हैज एक्सीडेड द कॉस्ट, आपने इसको कंपेयर करना है। तो इस केस में क्या होगा? कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट, तो जो भी कंसिडरेशन आपको मिली है उसी को कॉस्ट बना दें, यानी कॉस्ट अब होना ही, अगर इस प्रोविजन ऑफ लॉ की ये प्रोविजन ऑफ लॉ अगर ना होती, अगर लॉ में ये प्रोविजन ना लिखी होती, तो मैं क्या करने वाला था? मैं करने ये वाला था कि मैं सिंपली 70 यहाँ माइनस कर देता और गेन और लॉस वर्कआउट कर लेता, ठीक है, एंड दैट वुड हैव बीन 80। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना, बल्कि मुझे कंसिडरेशन को ही कॉस्ट बना देना है। तो अगर कंसिडरेशन ही कॉस्ट बन जाएगी तो इसका मतलब 120 विल बी द रिटन डाउन वैल्यू, और मैं अब ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करूंगा। तो 150 जो कंसिडरेशन है इसमें से मैं 120 माइनस करूंगा एंड 30 विल बी द गेन।
जो मैंने वर्कआउट किया। इसको इंटरचेंजेबली अगर हम पढ़ें, यानी अगर हम ये कहें कि कॉस्ट को मैं कंसिडरेशन बना दूंगा, तो फिर इसका मतलब कि कॉस्ट को मैं कंसिडरेशन बना दूंगा से क्या मुराद कि अब मेरी जो एसेट की जो कॉस्ट है वो 100 होगी, और जो कंसिडरेशन है वो भी 100 होगी। तो अगर मैं कंसिडरेशन 100 ले रहा हूँ तो इसमें से मैं रिटर्न डाउन वैल्यू जो भी बनती है वो माइनस कर देता हूँ 70, तो इट विल बी 30, सो दिस 30 विल बी द गेन। सो पॉइंट ये है कि कॉस्ट को कंसिडरेशन बनाएं या कंसिडरेशन को कॉस्ट, आपका जो न्यूमेरिक आंसर है दैट रिमेन्स द सेम। और जो अगली चीज आपने याद रखनी है वो ये कि ये जो गेन और लॉस वर्कआउट हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, ये हमेशा इक्वल होता है किस चीज के, ये जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी इस एसेट के ऊपर। ठीक है, सो न्यूमेरिकली इट इज कनेक्टेड दिस वे। अब इसमें जो चीज आपने अगली इंपॉर्टेंट खास तौर पे याद रखनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये प्रोविजन है सेक्शन 22 की, और सेक्शन 22 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए। इसका मतलब ये प्रोविजन, ये वाली जो भी मैंने कैलकुलेशन बनाई, ये सिर्फ उस वक्त अप्लाई होगी जब एक बिजनेस की बिल्डिंग का डिस्पोजल होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है या कोई लैंड है जो कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को फुलफिल करती है, वहां पे ये सारा रूल अप्लाई आपको नहीं करना है। कैपिटल एसेट्स के लिए ये रूल नहीं है। इफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ इन नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन बोलते हैं कि जब दो विलिंग बायर्स अपनी खुशी से एक प्रूडेंट डिसीजन करें तो वो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन होती है। और नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि दो पार्टीज ने, एक बायर और एक सेलर, उन्होंने किसी थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से, सो ए एंड बी, ए इज द सेलर, बी इज द बायर, अगर ये आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन होगी तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल विलिंग थे, इन्होंने अपनी रजामंदी से ट्रांजैक्शन की, एंड विदाउट एंड नो इन्फ्लुएंस, नो अदर इंसेंटिव और इंटेंशन। सो ये जो चीज सेल कर रहा था ये यही बाय करना चाहता था, और ये बिल्कुल प्रूडेंट डिसीजन कर रहे हैं बगैर किसी इन्फ्लुएंस या प्रेशर के। और ये यही ट्रांजैक्शन किस वक्त नॉन आर्म लेंथ हो जाएगी, ये उस वक्त हो जाएगी कि जब ये, लेट्स से ये दोनों भाई हैं और ये एक दूसरे के साथ अब जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो नॉन आर्म लेंथ हो सकती है, पॉसिबल है कि वो कुछ प्राइस कम या कुछ ज्यादा चार्ज करें। या अगर यही दो पार्टीज इन आर्टिफिशियल पर्सन है, लेट्स से दिस इज ए लिमिटेड एंड दिस इज बी लिमिटेड, दो कंपनीज हैं, तो फिर और ये आपस में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप रखते हैं, ये होल्डिंग कंपनी है ये सब्सिडरी है, तो फिर ऐसी सूरत में भी ये नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन हो सकती है। इफ एसेट डिस्पोज ऑफ इन नॉन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन, और जब ये पता चल जाए कि ये ट्रांजेक्शन नॉन आर्म लेंथ हुई है, यानी एक्चुअली उस प्राइस पे नहीं हुई जिस पे होनी चाहिए थी, तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट शैल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। ये सेक्शन 78 की प्रोविजन है, और ये दोनों के लिए है, डेप्रिसिएबल एसेट और कैपिटल एसेट्स। इफ डेप्रिसिएबल एसेट इज एक्सपोर्टेड ट्रांसफर्ड आउटसाइड पाकिस्तान, ना ये तो क्लियरली लिखा हुआ है कि ये डेप्रिसिएबल एसेट की ही बात हो रही है। अगर वो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट हो जाए देन इट्स कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। तो आप इसकी कॉस्ट को ही इसकी कंसिडरेशन बना दो। ऐसा यूजुअली सिचुएशन किस वक्त आता है, ऐसा सिचुएशन उस वक्त आता है कि जिस वक्त आपका पाकिस्तान से बाहर भी बिजनेस है। ठीक है, सो आप बेसिकली यू आर अ पाकिस्तान based business but you have a branch in some other country। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि आप अपने जैसे जो मल्टीनेशनल्स होते हैं
उनके ऑफिसेज के फॉर्मेट्स, उनका फर्नीचर, उनकी सिटिंग प्लेसेस, उनके इक्विपमेंट्स जो लगे हुए हैं वो यूजुअली एक जैसे होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान बेस्ड बिजनेस हो और इनका लेट्स से फिक्स्ड एसेट्स का, फर्नीचर का सप्लायर या प्लांट एंड मशीनरी का सप्लायर वो पाकिस्तान में है। तो अब ये हो सकता है कि अपने किसी एसेट को, या जो इनके पास पाकिस्तान में एसेट था उसको ये अपने किसी ब्रांच ऑफिस को देना चाहते हैं। तो अगर तो वो नया एसेट है तो इसका मतलब वो तो ब्रांच नहीं खरीदा, लेकिन अगर पाकिस्तान बिजनेस का कोई एसेट था, आपने एक ब्रांच पाकिस्तान से किसी और मुल्क में ट्रांसफर कर दी, तो फिर ये सिचुएशन अराइज होगी कि आपका अपना ही एसेट, डेप्रिसिएबल एसेट एक्सपोर्ट हो गया। तो ऐसी सूरत में वो उसकी कंसिडरेशन कहाँ से आएगी? तो जो भी उसकी कॉस्ट थी उसी को कंसिडरेशन बना दिया जाएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट डिस्पोजल एंड कंसिडरेशन। इसमें अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।